हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव सर। लास्ट कल जो डिस्कशन किए थे क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों का हो चुका था। बेसिक इलेक्ट्रिकल का फ्री डिस्कशन क्लास जो चल रहा था आपका, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 7, ठीक है। ये हो चुका, 7 हो गया, 8 9। ओके। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। पहले क्वेश्चन स्टडी कर लें। Three resistors of equal values are arranged in the different combination as shown below. Arrange them in increasing order of power dissipation. ये आपका दिया हुआ है सर्किट, ठीक है। ये तीन रेजिस्टेंस, तीनों का मान इक्वल है, ठीक है। आर 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 मान लीजिए, ठीक है। पहले मैं पेन ले लूं। ओके, ठीक है। फिर ये एक सर्किट दिया है, चार सर्किट है। इसमें पावर के अकॉर्डिंग किसमें पावर ज्यादा होगा, फर्स्ट सर्किट में पावर ज्यादा है या सेकंड में है या थर्ड में पावर ज्यादा है या फोर्थ में है, ठीक है। ये हमको चेक करना है कि किसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम आते हैं इसके सॉल्यूशन के पार्ट में, ठीक है। इसके लिए पावर इक्वल टू हम लोगों को पता है क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, तो हम इसमें आते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर क्या है कि फर्स्ट ये तीनों क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तीनों सीरीज में है, तो पावर इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए P1 के लिए आप लिखिएगा 3 into I² इंटू ये 3R, तो आपका टोटल क्या होगा, यहां से आ जाएगा R। अब 3 क्यों हो गया, क्योंकि ये तीनों R क्या हो गया, सीरीज में जुड़ता है, ठीक है। ये होता फर्स्ट का। सेकेंड का देखिए, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में और ये पैरेलल में, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा। इस पूरे पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस अगर हम करें पार्ट 2 के लिए, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इक्विवेलेंट आपका 2R/दिस, तो हमारा हो जाएगा 2R गुने R बटे 3R, ठीक है। R से R कैंसिल हो गया, आ गया कितना 2R/3। तो पावर हमारा क्या हो जाएगा पार्ट 2 के लिए, I² इंटू 2R/3। ये होता पार्ट 2 के लिए। पार्ट 3 के लिए देख लीजिए, ये तीनों पैरेलल में, तो तीनों पैरेलल में होंगे तो तीनों का पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होगा, आर 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 है तो R/3। तो हमारा यहां से इसके लिए लिखते तो करंट लिखते I² इंटू ये होता कितना R/3। ये होता पार्ट 3। और पार्ट 4 के लिए देख लीजिए, ये दोनों आपका पैरेलल, उसके साथ में ये सीरीज, तो R और R हो गया R/2, और इसके साथ में ये सीरीज, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पावर 4 के लिए हम लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका क्या आर, सॉरी आई तो पहले लिख लीजिए, I² इंटू आर आर हो गया क्या R/2, R/2 के साथ में ऐड हो जाएगा ये, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 3R/2। अब ये चारों में हम देख लीजिए, सबसे ज्यादा आपका किसका पावर होना चाहिए, फर्स्ट का पावर सबसे ज्यादा है, ठीक है। 3 into I² R होगा। सेकेंड का पावर कितना है, I² 2R/3। 2R/3 का मतलब हो गया कितना 0. मतलब आपका 2/3 हो गया कितना 66, मतलब 6 पॉइंट समथिंग सम रहेगा ये, ठीक है। R/3 हो गया, ये हो गया 33.3। तो ये आपका सबसे, इसके अकॉर्डिंग अगर पावर देखें तो सबसे ज्यादा पावर हमारा कहाँ हो रहा है, इसमें। फिर सेकेंड में आपका आ रहा है 4 में, ठीक है। फिर थर्ड आ रहा है इसमें, सेकेंड में आ रहा है ये, और फिर आ रहा है ये थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट हो गया ये, सेकेंड हो गया ये, थर्ड हो गया आपका ये, और फोर्थ हो गया ये। तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट सबसे ज्यादा, हम देख लेते हैं। इसके बाद कौन सा है, फोर्थ, ठीक है। फिर है सेकेंड, ठीक है। और ये हो गया फर्स्ट, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो हमारा ये हुआ कि पावर का पार्ट, हमारा पावर इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, I²R। उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप कैन बी यूज टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए ओम्स लॉ में हमारा क्या जानते हैं कि ओम्स इक्वल टू ओम्स लॉ के अनुसार भी इक्वल टू आर आई। आर क्या है, भी बटे आई। भी क्या है, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, और आई क्या है, टोटल करंट। ठीक है, तो किसी भी सर्किट का अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, उस सर्किट का टोटल वोल्टेज आपका दो टर्मिनल के बीच में क्या होना चाहिए वो, और करंट से डिवाइड कर देंगे उसको। यहाँ पर वैसा सेटअप देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेटअप में हमारा ये सेटअप देख रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल बोल रहा हूं मैं कि ये जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये आपका है। अगर इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हमें एक एम मीटर लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और वोल्ट मीटर लगा देंगे हम यहाँ पर, जिससे कि आपका ये पूरा पार्ट आपको फाइंड हो सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा वोल्ट मीटर, ये बैटरी लगेगा इस तरह से। तो ये V बाय आई, ये V बटे आई, ये आई, ये आपका क्या देगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का अगर आपका ये टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, ये टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपको क्या होना चाहिए कि टोटल करंट इस सर्किट से कितना होगा, एमीटर जो मेजर करेगा वही हो गया टोटल करंट। वोल्ट मीटर टोटल वोल्टेज जो इसके क्रॉस हो रहा है वो ये होना चाहिए, तो वोल्ट बटे एम्पियर, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। ये कॉम्बिनेशन देखते हैं हम यहाँ पर कि ये कॉम्बिनेशन किस में हो रहा है। देखिए ये वोल्ट मीटर, ये बैटरी हो गया, ये वोल्ट मीटर इस बैटरी से जुड़ा हुआ है पैरेलली, तो जो वोल्टेज होगा इस पूरे के अक्रॉस वोल्टेज क्या होना चाहिए, जो बैटरी का वोल्टेज, तो दैट इज द भी, ये तो करेक्ट सही है। अब करंट यहां से टोटल करंट जो होगा ये एमीटर मेजर करेगा। ठीक है, तो वोल्टमीटर सही है, एमीटर टोटल करंट मेजर कर रहा है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट ही कॉम्बिनेशन आपका आप सेटअप सही है, लेकिन सेकेंड और थर्ड सब अगर चेक करें तो वो रॉन्ग है, क्योंकि एमीटर तो यहाँ लगाया गया लेकिन वोल्टमीटर कहाँ लगा दिया, सीरीज में, ये गलत है। यहाँ पर देखिए इस केस में वोल्टमीटर सीरीज में, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल लगा रहता है। इस केस में देखें वोल्टमीटर तो पैरेलल लगाया है ठीक है, लेकिन एमीटर को यहां पर लगा दिया है, तो एमीटर सिर्फ ये करंट मेजर करेगा, ना कि ये टोटल करंट नहीं करेगा। तो इस केस में ये करंट को मेजर करने के लिए कुछ नहीं है। एमीटर सिर्फ कौन सा करंट मेजर करेगा, इस पार्ट में कुछ अलग करंट होगा। तो आपको अगर ये पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए तो एमीटर शुड बी कनेक्टेड एट दिस प्लेस। ठीक है, तभी जाके ये ओम्स लॉ वैलिड सेटअप होगा। ठीक है, तो ये सेटअप तभी क्लियर बोला जाएगा जब एमीटर वोल्ट मीटर प्रॉपरली आपका एट द सोर्स के पास लगा हो। एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, ये भी डिस्कस रहेगा कि एमीटर अगर सीरीज में नहीं लगाएंगे, अगर वोल्ट एमीटर को पैरेलल लगा देंगे तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का भी वही है, वोल्ट मीटर को अगर सीरीज में लगाते हैं तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक हाई रेजिस्टिव टाइप का रेजिस्टेंस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ये था फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, incandescent lamp bulbs are designed by the keeping in mind that the resistance of their filament increase with rise in the increases in temperature। ठीक है, if at at room temperature, ये आपका दिया हुआ है, बल्ब है फिलामेंट रेजिस्टेंस इतना इतना इतना, रिस्पेक्टिवली द रिलेशन बिटवीन दीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस के साथ में क्या रिलेशन होना चाहिए। देखिए ये कहने का है कि तीन बल्ब दिया है, तीनों का रेटिंग दिया है पावर का, 100 वाट, 60 वाट और 40 वाट। टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, वो मेंशन भी कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों में रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो हमको पता है क्या कि पावर इक्वल टू क्या लिखते हैं, भी स्क्वायर बटे आर। तो R इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, भी स्क्वायर बटे पी। ठीक है, तो अब ये देखिए कि आपका यहां से कितने कितने वाट का है, 100 वाट, 60 वाट और 40 वाट। तो अगर हम यहां से लिखें 100 वाट, तो हम लिख सकते हैं भी स्क्वायर बटे, आपका पावर लिखना पड़ेगा 100, फिर लिखना है R60, तो ये लिखना पड़ेगा भी स्क्वायर बटे 60, फिर R40, R40 के लिए क्या लिखेंगे, भी स्क्वायर बटे 40। ठीक है, ये हम लिख दिए आर इक्वल टू दिस। अब ये टर्म में देखना है कि अगर हम ये तीनों बल्ब को पैरेलल में लगाएं, तो पैरेलल में बल्ब आपका वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वोल्टेज कांस्टेंट रहे तो हमको सिर्फ देखना होगा क्या कि ये
ये भी स्क्वायर को डिवाइड हो रहा है 100 से, ये 60 से, ये 40 से। तो अगर हमको रेजिस्टेंस देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका हो रहा है, ये पार्ट का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि भी स्क्वायर को डिवाइड किया जा रहा है 40 से। इस पार्ट में भी स्क्वायर को डिवाइड किया जा रहा है 60 से, इस पार्ट में भी स्क्वायर को डिवाइड किया जा रहा है 100 से। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका, फिर आपका इसका, और लास्ट में ये। ठीक है, लास्ट में ये हो रहा है। ठीक है, तो अब इन तीनों में आप ये बताइए कि ये रेजिस्टेंस हाई है, फिर ये है, और फिर ये है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं देखना है, तो अब इन इन सबों में चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, अगर हमारा यहां से ये बड़ा है इससे, तो 1/r अगर हम कर दें, ठीक है, 3 बड़ा है 2 से, लेकिन 1/3 छोटा हो जाएगा किससे, 1/2 से। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम इसको रेसिप्रोकल करके देखें तो 1/this ये आपका यहां से ज्यादा हो जाएगा, फिर ये ज्यादा हो जाएगा, फिर ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सबसे लो है, फिर इससे ज्यादा ये है, और इससे ज्यादा ये है। लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल लें तो ये सबसे कम हो जाएगा, दैट इज दिस, फिर इससे कम हो ये, और इससे कम ये। तो आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, आंसर हमारा हो जाएगा यहां से कि 1/r100 का मान सबसे ज्यादा, 1/r60 उससे कम, और लास्ट में 1/r40। लेकिन आपका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा क्या है, आर इसका 40 का सबसे ज्यादा है, फिर 60 का, फिर 100 का। तो हम ऑप्शन में ये कर लेंगे टिक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करेंट थ्रू, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम, 2 ओम थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ये कर रहे हैं, ये 3 ओम है यहाँ पर, और ये है आपका 2 ओम, ये भी 2 ओम। ठीक है, ये 4 ओम का है, ये है 4 ओम। ओके, ये 2 ओम 2 ओम सब ये आपका इस तरह से है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इन द सर्किट द करंट थ्रू, अब ये 3 वॉट मतलब 3 ओम रेजिस्टर में कितना होना चाहिए, ये 3 ओम में बोला है या तो 50 होगा या तो 25 होगा, 4 ओम में कितना बोल रहा है, या तो 0.5 होना चाहिए या 0.25 होगा। हम एक बार आंसर इसमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। देखिए, 4, ये आपके कितने हैं, 4 2 6 और 2 8। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे सर्किट को, 4 2 6 2 8, 8 और 8 का क्या हो गया, पैरेलल 4। ठीक है, यानी ये है 8, ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में ये है 8, 8 और 8 का पैरेलल हो गया 4, 4 और फिर ये 2 और ये 2, 4 2 6 2 8, फिर ये 8 हो गया, 8 8 का हो गया पैरेलल कितना, 4, फिर ये 4 आया, फिर ये 4 4 ये है, फिर ये 3 है, ये 2 है, 4 3 7 2 9। करंट हमारा जो आ रहा है वो 9/9 यानी 1 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, अब हमारा करंट है 9 एम्पियर। ठीक है, हमको फाइंड करना है कि ये 3 ओम में टोटल करंट कितना जा रहा है, तो ये जो करंट यहां से आएगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे, 3 ओम में करंट जो आना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 1 एम्पियर, लेकिन यहाँ पर कितना दिया, 0.5 0.5, ये दोनों रॉन्ग हो गया। अब हमको चेक कर लेना है कि 4 ओम में चेक कर लेंगे। तो 4 ओम के लिए हमारा क्या है कि ये जो क्वेश्चन था यहाँ से, ये क्वेश्चन 1 एम्पियर यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब इस पार्ट को आप जब सॉल्व किए तो कितना आया था, 8, 8 और 8 का कितना आया था, 4। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये जो 4 आया था, फिर ये 4, ये 2, ये 6। तो आप इसका अगर सर्किट देखें तो हम यहाँ से सर्किट ऐसे कर लें, एक बार बना लें। ठीक है, ये है, मतलब ये हो गया क्या कि ये 3 था, ये 2 था, सॉरी ये 4 हो जाएगा। एक सेकंड, ओह शिट। ठीक है, देखिए ये है, ठीक है, ये 3 ओम है, यहाँ पर ये 2 ओम है। ठीक है, यहाँ पर भी ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। अब ये पार्ट कितना है, ये है 2 ओम, ये पार्ट हमारा यहाँ से सॉल्व करके कितना आया था, 2 2 4 2, ये आपका आ गया 4 2 6,
और 2 8, आर 8 और 8 यहाँ पर आ गया, इसका पैरेलल 4, ये आ गया 2, ये आ गया 8। ठीक है, ये था। अब हमारा इस पॉइंट से ये 1 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, ये वो आपका कितना आ रहा है 1 एम्पियर। तो इस पार्ट से ये भी तो 8 है और ये भी 8 है। जब दो पैरेलल हो इक्वल रेजिस्टेंस का तो इसमें कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, ये 0.5 इधर आ जाएगा और 0.5 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये भी पूरा मिला के कितना हो रहा है 8 ओम। अब ये 0.5 आ रहा है, अब इसमें ठीक है, अब ये पार्ट में यहां से हमारा यहां से यहां तक तो 0.5 आ रहा है, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक 0.5 आ रहा है। अब 0.5 यहां पर आ रहा है तो देखिए ये फिर से कितना था, ये था 8 ओम और ये भी 8 ओम, तो इसमें कितना होना चाहिए था 0.25 और इधर भी 0.25। जब दो इक्वल रेजिस्टर हो तो उसमें इक्वल करंट का फ्लो होता है। ठीक है, यानी आपका अगर 0.5 यहां से टोटल करंट कितना आ रहा था 0.5, तो 0.5 अगर टोटल आ रहा हो तो इसमें 0.25 चला जाएगा, इसमें इक्वल डिवीजन हो जाता है। तो इस केस में हमको तो बोलना था कि इसमें करंट क्या होना चाहिए, तो इसमें हमारा कितना करंट हो रहा है 0.25, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 4 ओम में आपका कौन सा कितना करंट हो रहा है 0.25। ठीक है, अच्छा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, all all resistance in the diagram below are in the ohm. Find the effective resistance between the 2 points. इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे देखिए, हमको ए और बी के बीच में निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे क्या कि ए और बी के बीच निकालना है, तो यहां से कलर थोड़ा चेंज कर लें। ठीक है, देखिए अब ये और ये पार्ट में एक ही करंट का फ्लो होगा, तो ये दोनों क्या आ जाएगा आपका सीरीज में। तो 6 और 3, ये 3 और 3 कितने हो गए 6। अब ये 6 जो होंगे ये इस 6 के साथ में क्या होगा पैरेलल। ठीक है, तो 6 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा 6 और 6 का पैरेलल हमारा हो जाएगा कितना 3। अब ये पार्ट यहां से यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना रेजिस्टेंस हो रहा है 3। अब ये 3 फिर से इस 3 के साथ में क्या हो जाएगा सीरीज में, तो सीरीज में आ जाएगा, तो फिर से 3 3 क्या हो गया 6 6 और ये 6 फिर से क्या आ जाएगा पैरेलल। फिर से दोनों पैरेलल में आया तो फिर यहां से यहां तक का फिर से रेजिस्टेंस कितना होगा 3 ओम आ जाएगा। फिर ये 3 ओम यहां से यहां तक का है, फिर ए से ई पॉइंट तक का, फिर ए से ई पॉइंट तक का यहां तक के लिए हमारा फिर से ये 3 और ये 3 क्या होगा सीरीज में, और वो सीरीज में आने के बाद फिर इस 6 के साथ में आ जाएंगे पैरेलल। फिर से इक्विवेलेंट निकालिएगा तो ये आपका आएगा फिर से 3 ओम। ठीक है, और ये 3 आ गया तो ये 3 यहां से लेके यहां तक का है। अब ये 3 ओम और फिर ये 3 ओम फिर से क्या हो गया सीरीज में, तो ये 3 और 3 ओम हो गया सीरीज में, तो आपका फिर से कितना हो गया 6 ओम। फिर वो 6 और यहां से ये कितना है 3, तो आपका 6 और 3, ये आपका 6 और ये 3, ये कर दीजिए, ये हो गया 6, सॉरी ये 6 और ये 3, दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल निकाल दीजिए। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमारा आर ए बी क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बटे सम 6 गुना 3 बटे 6 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 2। आंसर आपका क्या हो गया 2। तो इस तरह से सॉल्व करना है, पहले ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 3 3 6 हो गए, 6 और 6 का पैरेलल निकाल दीजिए, फिर आ गया 3, फिर ये 3 इसके साथ में सीरीज में 3 3 6, फिर ये 6 इसके साथ में पैरेलल 6 6 का फिर से आ गया 3, फिर ये 3 इसके साथ में सीरीज में, इस तरह से आपको करते जाना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, an infinite ladder network of the resistance is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistance as shown in the figure this। ठीक है, ठीक है, द 6 वोल्ट बैटरी बिटवीन ए एंड बी ये आपका कनेक्ट किया हुआ है। तो ये एक लेडर चल रहा है इतना इस तरह से 1 2 1 2 कॉम्बिनेशन के साथ में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है क्या कि व्हाट इज द करंट दैट पासेस थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस नियरेस्ट टू द बैटरी। ठीक है, जो नियरेस्ट टू द बैटरी हो वो उससे कितना करंट पास होना चाहिए। ठीक है, तो बैटरी के नियरेस्ट कौन सा है यही है ना 2 ओम,
इस 2 ओम से आपसे पूछा गया है कि क्या करंट का मान होना चाहिए। ऑप्शन में दिया है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0.5, 1.5। ठीक है, तो हम यहां से क्या देखते हैं कि इसका क्वेश्चन ये करने के लिए ये हम चेक कर लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन दिया है इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है 1 2 1 2। ठीक है, देखिए अब ये टाइप सब का इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए आपको निकालना है, ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट कनेक्ट कर दिए, ये कितना है 6 वोल्ट। इसका अगर इक्विवेलेंट निकालना है आपको तो आप क्या करिए कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहां तक जा रहा है इन्फिनिटी से। इससे एक अगर हम इसको यहां से ढक के देखें तो इस पॉइंट से भी आपका देखने पर बोला जाएगा क्या कि अभी भी ये इन्फिनिटी पर ही जा रहा है। तो अगर हमारा यहां से इस पार्ट से अगर इस पूरा पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम आर माने, तो अगर हम ये सेक्शन को हटा दें और इस सेक्शन को हटा के यहां से अगर हम बोले कि अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा, तो इस सेक्शन के लिए भी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ही होता है। यानी अब इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो हमारा क्या होना चाहिए, ये 2 और इसके साथ में ये आपका हो गया आर कनेक्टेड। ठीक है, सॉरी, ये हो गया, तो ये है 1 2, ये आर कर दीजिए और ये जो आपका इक्विवेलेंट निकल रहा है यहां से ये भी आप आर मान लीजिए। ठीक है, यहां पर बैटरी कनेक्टेड है, इसके साइड में बैटरी है, तो अभी ये पार्ट का हम रेजिस्टेंस यानी इस पूरे पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है आर, क्योंकि जब हम यहां से पूरा मान रहे हैं आर तो इस पार्ट से भी मानेंगे तो ये भी आर ही रहेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से एक कम कर देने से उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो अब देखिए ये दोनों आपका क्या हो गया पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम इसका लिखें तो टोटल रेजिस्टेंस आप क्या लिखिएगा आर बराबर ये 1 प्लस 2 आर बटे 2 प्लस आर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आर बराबर ये क्या हो जाएगा 2 प्लस आर, यानी आ गया 2 प्लस आर प्लस 2 आर। ठीक है, जो कितने हो गया 2 प्लस 3 आर। ठीक है, बटे आर प्लस 2, ये कर दीजिए यहां से ऐसे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या आ रहा है आर इक्वल टू 2 प्लस 3 आर बटे 2 आर। ठीक है, तो इसको अगर हम यहां से चेक करें तो आर बराबर हमारा क्या आ रहा है आर बराबर क्या आ रहा है 2 प्लस 3 आर बटे आर प्लस 2। ठीक है, आर बराबर ये आ रहा है, तो आर बराबर 2 प्लस 3 आर, 2 प्लस 3 आर बटे आर प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस, ये इधर आ जाएगा तो ये आर स्क्वायर प्लस 2 आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बराबर, अब ये बराबर क्या हो गया 2 प्लस 3 आर, इस पूरे पार्ट को इधर करिए तो क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस ये 3 आर इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में ये घट जाएगा तो बचा क्या हमारा आर। ठीक है, -2 इक्वल टू 0। रेशनलाइज करिए इसको, फैक्टराइज कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस आर माइनस 2 इक्वल टू 0। आर कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या आर माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो आर माइनस 2 बराबर 0। यानी इसको सॉल्व करने पर यहां से आर माइनस 2 और एक आर प्लस 1 इक्वल टू 0। हम कौन सा वैल्यू लेंगे जो पॉजिटिव वैल्यू हो, यानी ये है आर माइनस 2, ये वैल्यू हम लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो आर इक्वल टू हमारा क्या होगा 2, क्योंकि आर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 2, यानी आर का मान हमारा क्या लेना है 2। तो जो क्वेश्चन था यहां से इसमें ये पार्ट में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए तो ये पार्ट से हम ये पार्ट को हटाए थे ना, तो इस पार्ट को हटाने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आया था 2। तो हम यहाँ पर सेट कर लें, ये हो गया 1, ये 2 और ये हो गया 2। ठीक है, ये 1 ये 2 और ये 2 और इधर ये कितना है 6 वोल्ट।
तो ये दो दो क्या हो गया, पैरेलल में 1 हो गए, इन दोनों का 2 पैरेलल 2, ठीक है। तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो R टोटल हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2 ओम। तो करंट इसमें कितना आ जाना चाहिए, करंट आपका आ जाएगा, टोटल करंट होगा 6/2 बराबर हो गया आपका 3 एम्पियर। आपसे पूछा गया है क्या कि जो इस वोल्टेज सोर्स के जो नजदीक में हो, इस वोल्टेज सोर्स के नजदीक ये है, यानी इसमें करंट बताना है। तो टोटल करंट कितना आ रहा है, 3 एम्पियर। आपका दो रेजिस्टेंस दोनों तो इक्वल है, तो इसमें कितना जाएगा 1.5, और इसमें कितना जाएगा, ये भी आएगा 1.5 होगा। इक्वल रेजिस्टेंस हो तो करंट का डिवीजन भी इक्वली हो जाता है। टोटल करंट कितना आ रहा था 3, तो इसमें इक्वली इक्वली डिवाइड हो जाएगा 1.5 1.5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1.5। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये था कि ये क्वेश्चन सब सिर्फ डराने के लिए दिया जाता है, सर्किट बड़ा है इसमें ये इस तरह से ऐसा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट को। ठीक है, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं थोड़ा लिख दूं इसको। देखिए ये है 120 वोल्ट, ठीक है, ये है 10 ओम, ठीक है, ये है 100 ओम, और ये है आर। ये वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, ठीक है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर। ये फिगर है, ये वोल्टेज इसके क्रॉस दिया है 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस का मान पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। 120 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया है। तो आपका यहाँ पर क्या है कि ये और ये क्या है, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज हमारा इक्वल होगा, तो जो 100 वोल्ट इधर है यहाँ पर भी तो 100 वोल्ट है। तो आपका ये वोल्टेज है, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, आई। इसमें आई लिख सकते हैं 100 वोल्ट बटे 100 बराबर कितना होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें 1 एम्पियर का करंट आपको पता चल गया, ठीक है। अब इसमें हमारा ये 1 एम्पियर करंट है। ये वोल्टेज हमारा कितना दिया है, 120 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें अब हम क्या कर सकते हैं कि ये टोन 10 ओम हो गया, ये 100 वोल्ट है, ठीक है। तो अब ये अगर 100 है तो यहां पर कितना वोल्टेज बचेगा, ये बचेगा 20 वोल्ट, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितना है 120। अगर अब ये वोल्टेज अगर 120 है तो 20 वोल्ट अगर यहाँ पर आ रहा है, तभी तो 100 वोल्ट यहाँ पर आपका डेवलप हो रहा है। यानी हमारा वोल्टेज का डिवीजन दो पार्ट में हो रहा है, एक 20 वोल्ट और एक 100 वोल्ट। तो यहाँ पर 20 वोल्ट है, तो टोटल करंट इधर से कितना आएगा, इसमें एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज कितना है 20, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो करंट इसमें कितना आएगा 20/10, यानी आपका आ जाएगा ये कितना 2 एम्पियर। क्लियर है इसमें। तो करंट इसमें कितना आ जा रहा है 2 एम्पियर, क्योंकि V बाय आई कर दीजिए, V बटे आई करने पर आ गया 2 एम्पियर, तो टोटल करंट इसमें 2 आ रहा है, जबकि इसमें आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो आपका अगर इसमें 1 एम्पियर आ रहा है, तो आप इसमें कितना आना चाहिए, इसमें भी तो 1 ही एम्पियर आएगा ना तब। ठीक है, 2 एम्पियर अगर टोटल करंट है, 1 एम्पियर इधर आ रहा है, तो इधर में कितना आएगा 1 एम्पियर ही आएगा ऑब्वियसली। तो आपका इसमें करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, V बटे आई। V हमारा कितना लेना है 100, आई कितना लेना है 1, तो हमारा क्या आ रहा है 100। आंसर क्या हो गया, ठीक है, सिंपल था। वोल्टेज इसके क्रॉस पता है पहले आपका, तो ये वोल्टेज इसके क्रॉस भी अप्लाई होगा वही 100। अब ये 100 है, तो हमारा वोल्टेज सीरीज मतलब वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। ये 100 का है, यानी ये 100 है, तो इधर बचा कितना 20 वोल्ट बच गया, 20 वोल्ट इसके क्रॉस डेवलप होगा। ये वोल्टेज 20 वोल्ट इसके क्रॉस डेवलप हो रहा है, तो इसमें करंट हम निकल जाएगा कितना, वी बाई आई से कर दीजिए, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आ गया हमारा इतना, आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटेंस इन फैराड बताना है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। देखिए स्फेरिकल कंडक्टर के लिए आपको बताना है कैपेसिटेंस, तो हम यहां से आते हैं इसमें। ये है कैपेसिटर का ये स्फेरिकल पार्ट के लिए, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो इसके लिए जब हम निकालते हैं, ये इसका रेडियस है, तो इसके लिए जो कैपेसिटर का फॉर्मूला है वो लिख लेना है आपको, 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर इंटू आर। आर है आपका रेडियस, आर आपका क्या हो गया रेडियस, ठीक है। तो रेडियस आपका यहां से
कितना दिया है 1 मीटर, रेडियस आपका दिया है 1 मीटर, डायइलेक्ट्रिक कुछ नहीं दिया है तो एयर ले लेना है आपको, डायइलेक्ट्रिक कुछ नहीं मेंशन हो तो एयर ले लीजिए। तो इसमें डायइलेक्ट्रिक कुछ नहीं दिया तो एयर ले लीजिए। तो अब यहां से इसमें अगर हम रख दें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। C बराबर 4 पाई, 4 पाई गुना इसका मान रख दीजिए 8.85, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, ये रख दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो ये लगभग में 1.1 10⁻⁻10, ये लगभग में आता है इसके अबाउट, ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा। तो आप सिंपल में ये फॉर्मूला बस बेस्ट यूज कर लीजिए, 4 पाई दिस। तो ये पूछेगा कि कैपेसिटर आपका स्फेरिकल अगर दे दिया तो उसके लिए फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए वाला नहीं लगाना है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी वो पैरेलल प्लेट के लिए लगाते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ देयर आर एन कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्टेड टू भी वोल्टेज सोर्स, देन द एनर्जी स्टोर इज दिस, ठीक है। यानी कहने का है कि बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, ठीक है, बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, एन कैपेसिटर, एन कैपेसिटर, ठीक है, किससे, वोल्टेज भी सोर्स से। इसका वोल्टेज कितना है भी, ठीक है, वोल्टेज भी सोर्स से कनेक्टेड है, तो आपका ये टोटल कितना है एन, एन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पैरेलल में क्या होता है, एडिशन होता है, तो पैरेलल में एडिशन करने पर हमारा टोटल कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या होगा, एन सी, टोटल ऐड हो जाएगा, एन है तो एन सी, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लिखते हैं हाफ सी भी स्क्वायर। तो अब यहां पर बहुत सारे सी हैं तो सी इक्विवेलेंट ले लीजिए आप, ठीक है। अब पैरेलल में तो वोल्टेज वही रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हो गया इसका टोटल कैपेसिटेंस। अब इसमें रख दीजिएगा यहां से, तो हाफ सी इक्विवेलेंट यानी एन सी, ठीक है, एन सी हो गया, और ये हो गया भी स्क्वायर। देखिए तो हाफ एन सी भी स्क्वायर, देख लेते हैं, सी भी नहीं, हाफ एन सी भी स्क्वायर, आंसर इज बी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। आते हैं नेक्स्ट। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज कैपेसिटेंस ऑफ 9 पिकोफैराड, ठीक है, दिया है। द सेपरेशन बिटवीन इट्स प्लेट्स इज डी, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद द टू डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये दिया है। वन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये, और दूसरा का दिया है 3, थिकनेस इसका दिया है इतना और इसका थिकनेस दिया है इतना, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज नाउ, तो एयर में कितना दिया है 9 पिको फेराड, ठीक है। इसका सेपरेशन डिस्टेंस आपका दिया है यहां से डी, ठीक है। तो प्लेट का एरिया इसमें लगभग में सबके लिए समान है, प्लेट का एरिया कांस्टेंट है, बस सेपरेशन डिस्टेंस अलग अलग किया है थोड़ा सा, और इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला है। तो इसमें कहने का मतलब है कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसका प्लेट एरिया हमारा कितना है ए, और ये सेपरेशन डिस्टेंस कितना है डी। तो इसका कैपेसिटर लिखा जाएगा एयर में एप्सिलॉन आर ए बटे डी। अगर एयर के लिए है तो इसका मान क्या होगा 1, 1 किसके लिए, एयर के लिए, ठीक है। तो इसका मान दिया है, सी एयर का मान दे दिया है, कितना है 9 पिको फेराड, ठीक है, 9 पिको फेराड ये दिया हुआ है। अब आपका निकालना है क्या, कि जब डाइलेक्ट्रिक हमारा, अब इसमें दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, पहला डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है 3, दूसरा डाइलेक्ट्रिक का है 6, डिस्टेंस दोनों का अलग अलग है, एक का है dy3 तो दूसरा का है 2d/3। तो जब डाइलेक्ट्रिक हमारा ये डाल रहा है इस तरह से, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि C1 लिख लेंगे, C1 यानी K1 वाला। तो इसका क्या होगा, एप्सिलॉन K1 ए बटे डिस्टेंस कितना है इसका d/3, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा d/3, ठीक है, पहला का। देखिए ये है ना कि द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज नाउ फिल विद द डाइलेक्ट्रिक, वन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3,
थिकनेस कितना दिया है, d/3। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है तो उसका मान यानी 3 है। थिकनेस कितना लेना है, d/3 दिया है तो d/3 लेंगे, नहीं दिया है मान एग्जैक्ट न्यूमेरिकल, ऐसे रख दिए। तो हमारा ये लिखेंगे एप्सिलॉन K1 का मान कितना है, 3 इंटू ए बटे d/3। ठीक है, ये दिया हुआ ऐसा। C2 भी लिख लेना है। C2 में आपका क्या करना है, एप्सिलॉन, इसमें आपका कांस्टेंट कितना लेना है, 6, यानी ये हो गया 6 गुना ए। फॉर्मूला जो है आपका एयर का एप्सिलॉन एप्सिलॉन ए बटे डी, वही यूज कर रहे हैं हम लोग। इसमें डिस्टेंस कितना लेना है, 2d/3। ठीक है, अब इसका यहां से तीनों के साथ देखिए कि ये कॉम्बिनेशन में एयर के लिए तो हमारा ये है, तो इसमें हम एयर वाला सब अलग करें तो एक इसके लिए हम पेज ले लेते हैं कि C1 हो गया, ये हो गया एयर। ठीक है, एयर, एयर के लिए हम लिख लेंगे एप्सिलॉन ए बटे डी। ठीक है, ये हो गया एयर के लिए। फिर C1 और ये C2। ठीक है, C1 हमारा क्या हो गया, एप्सिलॉन इंटू ए बटे डी गुना, इसमें आपका डायलेक्ट्रिक कितना था, 3, और ये था 1/d/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा ऊपर क्योंकि ये d/3 था। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये पार्ट हमारा किसके लिए आ गया, एयर के लिए। ठीक है तो हमारा यहां से कितना आ रहा है, ये 3 × 3, ये हो गया 9 टाइम्स ऑफ एयर का। ठीक है, 9 टाइम्स ऑफ एयर का हो गया। ठीक है, और इसमें अगर हम यहां से देखते हैं तो C2 हो जाएगा क्या, एप्सिलॉन एप्सिलॉन ए इन बटे डी, 2d/3, तो 2d/3 गुना आपका ये 6। ठीक है, 2 तिये 6, ये भी कट गया यहाँ से, तो ये 3 फिर से ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ रहा है क्या, एप्सिलॉन ए बटे डी गुना 3 × 3, ये 9। ठीक है, यानी ये भी हो गया क्या, कि ये भी 9 टाइम्स आपका हो रहा है यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ से ये है, यानी ये 9 टाइम्स आपका क्या है, एयर का है, 9 टाइम्स ऑफ एयर लिख रहे हैं। ठीक है, तो 9 टाइम्स आपका एयर है। ठीक है, एयर, तो ये भी हो गया, ये किसका था, एयर का ही था ना, तो ये भी ये क्या है, 9 टाइम्स ऑफ एयर का, ये भी 9 टाइम्स ऑफ एयर। तो ये जो कैपेसिटर है, ये आपका जो दो डाइलेक्ट्रिक की वजह से हमारा हो गया है। तो आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कि क्वेश्चन में बोला गया था कि द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज नाउ तो इसके डालने से आपका क्या चेंजिंग आ रहा है, कि हमारा ये जो डाइलेक्ट्रिक था, ये वाला पार्ट जो डाइलेक्ट्रिक का था, पहले कितना था, 9 पिकोफेराड। ठीक है, तो इस 9 पिकोफराड के लिए हमारा अब जो नया कैपेसिटेंस होगा, तो एक कैपेसिटेंस हमारा हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, सीरीज में। तो सीरीज के लिए हमारा क्या होना चाहिए जो सीरीज में था, तो सीरीज में आपका अगर सिर्फ एयर था तो पहले इतना हो रहा था, अब ये दोनों अगर सीरीज में आएंगे तो दोनों सीरीज में आने के बाद क्या होना चाहिए, ओह सॉरी, अब ये पार्ट, ये दोनों को सीरीज में कर दीजिएगा, तो सीरीज में क्या होगा, 9 9 का क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ एयर है, 9 टाइम्स ऑफ एयर है, तो एयर का आपका पहले निकाले थे, एयर का दिया हुआ है कितना, 9। ठीक है, तो ये पूरा अगर हम निकालें तो ये आएगा 9 × 9 81, ये भी 9 × 9 81। ठीक है, तो 81 का यहाँ से हम देखें तो ये कितना दिया है, 81 का यहाँ से हम देखें तो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में आपका क्या होगा, सीरीज में आपका C1 बटे C2 बटे C1 प्लस C2, तो इक्विवेलेंट जो हम निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज का, C1 और ये C2। ठीक है, ये C1 है और ये C2 है। ठीक है, तो C1 C2 इसका इक्विवेलेंट टोटल जो निकलेगा वो क्या होगा, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, यानी ये आ गया क्या, 81। तो ये आपका चूंकि दोनों का मान बराबर, तो 81/2 कर दीजिए, 81/2 का लगभग में कितना आ जाएगा,
दो चौके 8, ठीक है, जीरो, ओके 40.5, ये समथिंग में कुछ है, 40.5 समथिंग में, 40 ठीक है, 45 पीको के समथिंग में ये ले सकते हैं, 40.05, ठीक है। मतलब ये रहेगा क्या कि आपका यहाँ से ये थोड़ा सा है 20.25 45 पिको फराड, तो आप ये इसमें से अप्रोक्सीमेटली ये ले सकते हैं 45 पिको फराड, ठीक है। आंसर इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू सप्लाई with switch and the switch is connected between the capacitor and supply, ठीक है। तो initially switch is open with time 0 and then switch is closed, then how capacitor behaves at time t equal to 0 plus। देखिए इसमें कहने का ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जब कैपेसिटर आपका कनेक्टेड नहीं हो सोर्स से, बहुत टाइम से सोर्स से कनेक्टेड नहीं हो, तो कैपेसिटर कुछ चार्ज नहीं हो रहा है। लेकिन आपका अगर जैसे ही उसको इनिशियली कनेक्ट करते हैं, किससे, ए कैपेसिटर कनेक्टेड सप्लाई विद स्विच एंड द स्विच इज कनेक्टेड बिटवीन द कैपेसिटर एंड द सप्लाई। स्विच किससे कनेक्टेड है, सप्लाई से, ठीक है। तो जैसे ही स्विच को ओपन करेंगे, स्विच ओपन होगा तो कनेक्शन आपका कैपेसिटर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ओपन एट टाइम ओपन एट टाइम 0 एंड देन स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है। अब जैसे ही हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, डाइलेक्ट्रिक लॉ डिक्रीजेस, डाइलेक्ट्रिक लॉ डिक्रीजेस। तो जैसे ही कोई कैपेसिटर को हम यहां से, ये सिंपल सर्किट समझिए, ये कैपेसिटर है, ये स्विच है, ठीक है, ये सोर्स हो गया आपका। इससे अगर हम यहां से जैसे ही ये बोल रहा है क्या कि एक कैपेसिटर है, ये एक स्विच के थ्रू, ये है स्विच, ये कैपेसिटर, ये वोल्टेज सोर्स समझ लीजिए, इसके कनेक्ट साथ में कनेक्ट है। अब जैसे ही ये स्विच को हम क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज किए, स्विच को क्लोज किए तो आपका क्या होगा, कैपेसिटर का बिहेव पूछा जा रहा है। तो एट द टी इक्वल टू 0 प्लस पर, पहले कैपेसिटर क्या था, जब स्विच ओपन था तो चार्ज नहीं था उसमें, जब ओपन रहेगा तो कोई चार्ज नहीं, तो आपका इनिशियल उसमें कोई वोल्टेज नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो ये आपका क्या होगा, एट द स्टार्टिंग में कैपेसिटर का जो पार्ट होता है, इनिशियली वो कैसा वर्क करेगा, तो वो चार्जिंग होना शुरू होता है, जस्ट मीन्स दैट इज द शॉर्ट सर्किट। और अगर काफी टाइम तक हम स्विच को क्लोज करके रखें तो वो एज ए ओपन सर्किट हो जाता है, यानी एट द टी इक्वल टू 0 प्लस पर कैपेसिटर वर्क करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह दिखना स्टार्ट होता है। यानी इसमें हम बोलते हैं क्या कि कैपेसिटर कैसा वर्क करेगा एट द स्टार्टिंग में, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। क्योंकि वो चार्ज होना शुरू होगा, तो चार्ज होने होगा किस तरह से, उसमें करंट का फ्लो होता है, दैट इज द शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है आपका, स्टार डेल्टा सब पढ़े हैं, बस उसी के बेस पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपका एसएससी जेईई में, ठीक है। स्टार डेल्टा में ये आपका है स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन है, तो हमको पूछा गया ए बी, ये ऐसे नहीं सोचना है। तो ए बी के लिए आपका ऐसे नहीं निकालना है कि ये 10 और 10 इसमें करंट फ्लो होगा, नहीं, ये स्टार कनेक्शन है। तो इसमें स्टार कनेक्शन में ए बी के बीच बोला जा रहा है, तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये। और ऐसा होना चाहिए था, ये डेल्टा में बनता है इस तरह से, ठीक है। तो ये बनता है क्या, डेल्टा। तो स्टार से आपको जब डेल्टा में करिएगा तो हमारा यहां से ए बी इसका निकल जाएगा। तो देखिए ए और बी के बीच निकालना है, तो ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, हमको ए और बी के बीच चाहिए, यानी ये रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये प्लस ये दोनों के बीच चाहिए, तो इन दोनों का पहले सम, फिर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर बटे ये दोनों में, ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है इन दोनों साइड के बीच है, तो ये दोनों का पहले सम, फिर दोनों का प्रोडक्ट, फिर जो इसमें नहीं है दैट इज द 11, 11 उधर है तो उससे ये डिवाइड कर दीजिए बस। तो आप इसका निकालिएगा तो क्या होगा, 20 10 10 20, और ये 100/11, ये कितना होगा, लगभग में 9, यानी कितना आ जाएगा 29, ठीक है। इसी तरह से अगर ये निकालना होता तो ये प्लस
ये दोनों का गुना बटे जो ऑब्सेंट है वो कर देना है 10 से, ठीक है। ये यहाँ तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 29, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, जब स्टार से डेल्टा करेंगे तो ये दोनों के बीच निकालना है, तो इन दोनों का सम प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, और फिर ये इन दोनों में कौन सा नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है, तो 11 उससे डिवाइड होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर ये निकालना है तो इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, और फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए, हो गया उसका आंसर। ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर बैंड रेजिस्टेंस विच एज द फर्स्ट बैंड, ठीक है। ये दिया है फोर्थ दिस, ठीक है। ऑप्शन दिया है आपका 56 इतना, 56 ये, फिर से दिस, ठीक है। देखिए अब इसमें एक रेजिस्टेंस के लिए हमारा क्या बोला जाता है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का 4 पट्टी होता है, ठीक है। 3 पट्टी काफी नजदीक होते हैं, 3 पट्टी क्या है, काफी नजदीक है, और एक जो पट्टी होता है वो होता है अलग, इसको बोला जाता है टॉलरेंस। ये हम किसके लिए करते हैं, टॉलरेंस निकालने के लिए। ये परसेंटेज में दिया रहेगा, ये एक्स वाई सबके परसेंट में दिया रहता है, और ये तीनों है, ये क्या होगा कि ये पार्ट जो होता है ये दिखता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इस पार्ट को, इस बैंड को बोलते हैं मल्टीप्लायर। और ये फर्स्ट कलर और ये सेकंड कलर, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड क्या होता है सीक्वेंस में, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, ठीक है। तो पहले हम लिखने, इसको लिखने का तरीका क्या है, एक्स वाई, यानी इस रेजिस्टेंस का मान निकालना है, यानी ये पूरा एक रेजिस्टेंस है, इसका अगर हमको मान निकालना है तो क्या लिखेंगे, आर बराबर एक्स वाई, एक्स मतलब एक्स के साथ में वाई होना चाहिए सिक्वेंसली, गुना 10 पर पावर, 10 पर पावर क्या होगा, जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर में आपका जो भी रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए ये जेड है, जेड कलर वाला का अपना एक मान होता है, जेड वो रख दीजिए अपना जो भी है मल्टीप्लायर, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस कितना, टॉलरेंस जो होगा, ठीक है। ये है इसका फॉर्म। तो पहला 2 नंबर को लिखिए सीक्वेंशियली, और जो तीसरा नंबर है वो मल्टीप्लायर में आएगा, गुना 10 टू द पावर के फॉर्म में आएगा। प्लस माइनस यहाँ पर आपका गोल्ड हो तो 5%, सिल्वर हो तो 20, मतलब इस तरह से रहता है, गोल्ड सिल्वर, और आपका नन भी आपका रहता है, गोल्ड सिल्वर सब में नन भी आपका ऑप्शन रहेगा। तो गोल्ड है 5%, सिल्वर है 10%, आपका फिर नन है 20%, इस तरह से रहता है। तो यहां पर हमको देखना है क्या कि अगर हमको चाहिए, ये कलर का 3 बैंड दिया है, बोला है फर्स्ट बैंड क्या है ग्रीन, दूसरा बैंड क्या है ब्लू, तीसरा बैंड क्या है ऑरेंज, और फोर्थ बैंड क्या है गोल्ड। तो इसमें एक टर्म याद रखना पड़ेगा आपका, तो वो टर्म क्या है, बी बी रॉय, बी बी रॉय, इस तरह से। बी फॉर ब्लैक, ये होता है ब्राउन, तो आपका इसमें क्या बोला है ब्लू। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, फिर ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 6, ठीक है। तो आपका पहला क्या दिया है ग्रीन, ठीक है। ग्रीन के लिए कितना लेना है 5, ठीक है। यानी पहला टर्म होगा 5, तो फर्स्ट आ जाएगा यहां से कितना 5, ठीक है। दूसरा टर्म कौन, सेकंड में कौन सा बोल रहा है ब्लू, ब्लू के लिए कितना लेना है 6, 6 ले लीजिए गुना। अब तीसरा टर्म बोला है थर्ड टर्म ऑरेंज, ऑरेंज के लिए हमारा कितना होता है 3, 10 पर पावर 3, यानी 3 लिखा है, इसका मतलब है उसको 10 के पावर में लेना है, वो तो वो इसका मान 3 है तो 10 के पावर में लिखा जाएगा ये 3, प्लस माइनस। अब ये क्या है गोल्ड, गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना लेते हैं, गोल्ड के लिए टॉलरेंस आता है 5%, तो हम यहाँ पर ये कितना लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 5%, ठीक है। तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, 56 10 to the power 3 को किलो में लिख सकते हैं आप, तो 56 इंटू कितना लिखा जाएगा, देखिए 56 किलो प्लस माइनस 10%, नहीं नहीं होगा, सिल्वर होता तो होता। 56 प्लस माइनस दिस, ये आपका दिया है प्लस माइनस 5%, आंसर इज दिस, ठीक है। 21 हो गए आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं अब। क्या दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच हैज फर्स्ट 3 कलर बैंड आर रेड ब्लैक एंड ऑरेंज, ठीक है। रेड ब्लैक और ऑरेंज, फिर से हम देखेंगे इसमें, यानी आपका 3 कलर दिया है, चौथा कलर नहीं दिया है, तो आपको सिर्फ 3 कलर का ही बोला है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेजिस्टेंस विच हैज फर्स्ट 3 कलर कोड, 3 कलर कोड ही दिया है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में
परसेंटेज नहीं दिया है, टॉलरेंस यानी नहीं दिया है, तो हम नहीं लेंगे उसका मान। ठीक है, तो हम यहां से पढ़े हैं बीबी रॉय शॉर्ट ट्रिक क्या था, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, फिर वॉयलेट ग्रे सिल्वर, ठीक है, ये सब है वॉयलेट ग्रे हम, लेकिन उसमें हमको क्या चाहिए, क्या, रेड ब्लैक ऑरेंज। तो ये होता है ब्राउन हो गया ये, सॉरी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये है ब्लू। ठीक है, इसमें देख लिए ब्लैक के लिए आता है 0, इसके लिए आता है 1, इसके लिए आता है 2, इसके लिए आता है 3, इसके लिए आता है 4, इसके लिए आता है 5, इसके लिए आता है 6। हमारा क्या चाहिए, रेड चाहिए। रेड का मान क्या है, लिखने का तरीका क्या रहेगा आपका, पहले रेड है तो पहला फर्स्ट बैंड, उसके बाद ब्लैक है, ब्लैक का कितना आ रहा है, ब्लैक का आपका आ रहा है 0, 0 लीजिए। ठीक है, फिर ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज हमारा क्या है 3, इसके लिए क्या आएगा मल्टीप्लायर 10 पर पावर 3, यानी 20 किलो ओम। आर का मान कितना आ गया यहाँ से 20 किलो ओम, आंसर इज 20 किलो ओम। ठीक है, हो गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड। तो आपको बस ये कोड थोड़ा सा याद रहेगा, वॉयलेट ग्रे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, फिर वॉयलेट ग्रे वाइट, फिर आपका गोल्ड सिल्वर, ये ध्यान रखना पड़ेगा, फिर नन। ठीक है, ये है कोडिंग। तो इस तरह का कोडिंग रहता है। ब्लू के बाद आपका क्या आएगा, वॉयलेट ग्रे वाइट, ठीक है, यानी 7 8 9, ये कोड होता है। और मल्टीप्लायर इसी में लिया जाता है, 10 का पावर 0 का मल्टीप्लायर होगा, ये 1 का, ये 2 का, ये इसी तरह से 3 3 10 का पावर 9 का मल्टीप्लायर होता है, इतना सा। ठीक है, गोल्ड सिल्वर का टॉलरेंस आपका ले लेना है 5 से 10%, गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10%। अगर कोई कलर नहीं बोलता है लेकिन क्वेश्चन परसेंटेज में दिया है, तो आपका नन के लिए कोई कलर नहीं है, लास्ट वाला बैंड में कोई कलर नहीं है, नन के लिए 20% लिया जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, एरिया दिया है ए, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, ठीक है, टू फॉर्म ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। नाउ ए मेटल शीट of thickness d by 2 is inserted between the plates of the capacitor. The ratio of the capacitance between the insertion of the plate and after the insertion of the plate, यानी दो प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट है जिसका एरिया है a और दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस आपका दिया हुआ है d। ठीक है, d दिया। अब अगर एक मेटल प्लेट हम डाल दें उस प्लेट के बीच में, जिसका थिकनेस आपका दिया है d/2, ठीक है, तो उसके वजह से जो नया कैपेसिटेंस होगा, वो कैपेसिटेंस और आपका पहले वाले के कैपेसिटेंस के साथ में रिलेशन क्या है वो बताना है आपका। तो इसमें हम क्या जानते हैं, यहां से ये देखिए, ये है, पहले आपका जो प्लेट था ये एयर मीडियम में था, जिसमें ये था आपका यहां से d, ये था प्लेट एरिया a। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन आर। अब एयर के लिए तो ये 1 होता है, इसका मान एयर के लिए क्या होता है, एयर के लिए 1, तो ये 1 रख लीजिए। ये हुआ फर्स्ट पार्ट, यानी ये पहले C1 मान लीजिए कैपेसिटर जो एयर में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ मेटल शीट, अब इसके अंदर में हम मेटल शीट इसमें डाल रहे हैं, तो मेटल शीट डाल रहे हैं, ये आपका मेटल शीट हो गया। ठीक है, थिकनेस इसका, थिकनेस क्या है d/2, तो d/2 कर लीजिए, यानी ये आपका d/2 ही है, d/2। अब इसका डाइलेक्ट्रिक, मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक होता है, मेटल तो चूंकि डाइलेक्ट्रिक है ना, मेटल का डाइलेक्ट्रिक का मान जो होता है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मान हमारा क्या होता है, इसका मान होता है इन्फिनिटी। ठीक है, इसके लिए मेटल, जब ये मेटल हो तभी, मेटल के लिए, ठीक है, मेटल के लिए इसका मान, डाइलेक्ट्रिक का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो लिख लेना है आपको, एप्सिलॉन ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये है कि जब भी कोई भी डाइलेक्ट्रिक इन किया जाता है, ठीक है, ये सी मीडियम कर लीजिए, ठीक है, कोई मीडियम के लिए, कि अगर कोई डाइलेक्ट्रिक हम इन कर रहे हैं, कोई प्लेट के अंदर में डाल रहे हैं, ठीक है, तो प्लेट के अंदर अगर हम डाल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक, तो वो थिकनेस अगर उसका टी हो और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्म यूज करना है। तो यहां पर आपका देखिए सब कुछ दिया है,
जो थिकनेस है वो थिकनेस कितना है, डी/2 लेना है आपको। डाइलेक्ट्रिक में कौन सा है, मेटल, मेटल दे दिया है। तो हम इसके अंदर में अगर ये वैल्यू रखें, ठीक है, ये फॉर्म में रखें, इसके लिए ले लेना। तो C बराबर हम लिखेंगे एप्सिलॉन A बटे D माइनस टी का मान कितना दिया है, डी बाई टू प्लस टी बाई के का मतलब हो गया टी, यानी डी/2 कर दीजिए, बटे करिए इसको इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो के है, के का मतलब डायलेक्ट्रिक एप्सिलॉन, अब मेटल के लिए डायलेक्ट्रिक का मान कितना है, इन्फिनिटी। तो के जिसको हम बोलते हैं कितना, एप्सिलॉन आर का मान कितना है, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी के हम उसी को बोल रहे हैं। तो इसका मान इन्फिनिटी रख दीजिए, ये तो हो गया जीरो। तो ये आपका क्या होगा, एप्सिलॉन ए बटे डी माइनस डी/2 प्लस जीरो, ये तो हो गया खत्म। ठीक है, तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2D बटे दिस, यानी ये करने पर आ गया 2 एप्सिलॉन ए बटे 2D में से एक भी चला जाएगा बचे ये, यानी ये पूरा पार्ट क्या है, ये तो हो गया एयर के रिस्पेक्ट में ना, यानी ये टाइम्स कितना हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ एयर, और ये किसका निकाल रहे था आप, मीडियम का। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिफोर द इंसर्शन ऑफ द प्लेट, बिफोर द इंसर्शन ऑफ प्लेट का मतलब है जब एयर था तब वो कैपेसिटर, एंड आफ्टर द इंसर्शन ऑफ प्लेट, तो जब हम मेटल प्लेट इन किए तब उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो एयर बटे वो निकालना है, तो एयर बटे ये करना है, यानी एयर के लिए हमारा तो हमको पता है, तो हमको निकालना क्या है, सी एयर बटे सी मीडियम। तो एयर के लिए और मीडियम का, तो एयर का हमको पता है, एयर का हम लिख देंगे एप्सिलॉन ए बटे डी बटे मीडियम का हम लिखेंगे कितना है, 2 टाइम्स ऑफ एयर बोल रहा है ना, क्योंकि ये कितना है 2 इंटू इतना, ये रख दीजिए 2 इंटू एप्सिलॉन ए बटे डी। ठीक है, कट गया, ये काट दीजिए, तो 1/2, ये कितना आ गया 1:2, ऑप्शन में आ जाएंगे, ऑप्शन में पहला ही दिया है 1/2। तो कुछ था नहीं, आपको सिंपल में क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर याद है तो आप इसी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। टी थिकनेस लेना है, मेटल शीट जो होता है, मेटल का याद रखना है, डायलेक्ट्रिक कितना होता है, इन्फिनिटी। क्योंकि मेटल डायलेक्ट्रिक है नहीं, तो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो लेना है वो कितना लेना है, इन्फिनिटी। थिकनेस रख देना है आपको यहाँ से इतना, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, चार कैपेसिटर दिया है, ठीक है, ए और बी के बीच निकालना है आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये निकल जाना चाहिए ए और बी के बीच में। देखिए, अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये पॉइंट हम मान लीजिए कुछ डी, ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, डी, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट डी है, तो अब हम करते हैं क्या, हमको ए और बी के बीच निकालना है, तो हम ए लिख लिए इधर, बी लिख लिए इधर। ठीक है, अब देखिए, ए और बी के बीच अगर निकालना है और डी बीच में है, डी बीच में कर लीजिए कहीं, ये डी बीच में है। ठीक है, देखिए, अब ये जो पार्ट है यहां से तो ए का कनेक्शन किया है यहां से बी से ऐसा एक, ठीक है, और बी और डी सिंपल में एक ही पॉइंट है, तो हम इसमें यहां पर इसको थोड़ा वो कर लेंगे। ठीक है, देखिए, ये पॉइंट एक्चुअल जो है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर ये पूरा बी ही है। ठीक है, ये पॉइंट यहां से जुड़ा है, तो ये क्या है, बी ही हो गया पूरा पॉइंट। ठीक है, अब ये बी से एक पॉइंट इधर से जुड़ा हुआ है ऐसा, ए का, और एक जुड़ा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो ए से पहले बी जोड़ लीजिए ऊपर की ओर, ये जोड़ दिए ऐसे। ठीक है, फिर ए के साथ में ये तीनों जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये यहां से एक, दो, और ये तीन। ठीक है, तीन कैपेसिटर जोड़ दीजिए, सी सी सी। ठीक है, तो तीनों अगर तीन कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस को हो तो तीनों सीरीज में क्या होगा, ये पूरा का तीनों का क्या हो जाएगा, C/3। तो C/3, तो अब जो बनेगा वो क्या होगा, C/3, और ये हो गया यहाँ से C और C/3। ठीक है, A और ये B। ठीक है, तो हम ये पॉइंट B जो है, B से पहले एक C जोड़ दिए ऊपर। ठीक है, और ये A से B के बीच में ये तीनों हम जोड़ दिए इस तरह से, तो ये तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में क्या होगा, C/3 कम होता है।
अब ये दोनों क्या होगा पैरेलल में, तो पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, ऐड हो जाता है, सी प्लस सी बाय थ्री, कितना होगा करने पर 4C/3 हो जाएगा यहाँ से, सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, 4C/3, आंसर क्या हो गया इसका, 4C/3। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34। Two capacitor each having capacitance C and breakdown voltage V are joined in series. The effective capacitance and the maximum voltage ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ब्रेकडाउन पर क्वेश्चन पूछता है कि जब दो कैपेसिटेंस हो, जब दोनों सीरीज में हो, तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, उसका कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है, ये ले लेंगे इस तरह से, दोनों का कैपेसिटेंस कितना है, सी, ठीक है। फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका भी है और आपका इसका भी है, ठीक है। अब ये दोनों का दिया है, तो इसमें हम अगर चार्ज निकालें, इसके अंदर चार्ज बताएं, तो चार्ज यहां से क्या होगा, इसके लिए भी होगा हमारा सी भी, और इसके लिए भी हमारा क्या होगा, सी भी। चार्ज तो दोनों में समान हो रहेगा, इसमें भी सी भी है तो इसमें भी सी भी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आपका सी इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा, दोनों सीरीज में, तो सी गुना सी बटे सी प्लस सी बराबर आ जाएगा C/2, ठीक है। दोनों को सॉल्व करें, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, प्रोडक्ट बटे सम करते हैं, ठीक है। सी इक्विवेलेंट पता है। अब हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा क्या बोल रहा है कि जब हम सीरीज में ज्वाइन कर रहे हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा क्या होना चाहिए। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, इतना। चार्ज आपका क्या है, यहां से हमको ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए, तो इसके अंदर में ये सी इक्विवेलेंट अगर है, तो हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला जो यहां से हम लिखेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज का, यहां से इसके कॉम्बिनेशन का, तो वो लिखेंगे हमारा क्या, C/2 है, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट आपका ये है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज आपका हो गया ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो V बराबर हम क्या लिखेंगे, Q/C, ठीक है। अब C में क्या होगा, C इक्विवेलेंट, Q/C इक्विवेलेंट, क्योंकि हमको तो पूरा सीरीज का पार्ट चाहिए ना, कि ये पूरा यहां से लेके यहां तक का ब्रेकडाउन वोल्टेज पूरा निकालना है, कि कितना हम इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करें, जिससे कि ये भी ब्रेकडाउन ना हो और ये भी ब्रेकडाउन ना हो, तो आपका दोनों काम करते रहे अच्छे से, ठीक है। तो Q बराबर हमारा क्या आया था, Q तो हमारा चार्ज दोनों में समान है, C भी बटे हमारा ये क्या हो गया, सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, C/2, तो ये कर दीजिए, यहां से कट जाएगा, ये 2 ऊपर आ गया, तो ये क्या आ गया, 2 भी। तो सिंपल में ऐसे भी बोल सकते थे, सीरीज में दोनों को वो कर देते, लेकिन यहाँ पर हमको सी इक्विवेलेंट निकाल के ब्रेकडाउन निकालना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो दोनों में समान ही रहेगा, और चार्ज यहाँ पर समान रहेगा, तो हमारा Q/C करके कितना निकलेगा, 2 भी। तो हमारा क्या आएगा, C/दिस और 2 भी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा होना चाहिए C/2, और आपका ये वोल्टेज कितना होना चाहिए, 2 भी, ठीक है। ये हो गया 25 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आता है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। तो अब इसको मैं नेक्स्ट क्लास जब मैं करूंगा, तो उसके नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा, कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पार्ट से थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। तो मैं केशव सर प्लेटफॉर्म कोचिंग की ओर से जो आपका ये क्लास डिस्कशन क्लास चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि आपका ये इस वीडियो को आप लोग देखें, क्वेश्चन डिस्कशन करें, जो भी थोड़े से कमेंट्स हैं, कुछ भी अपना प्रॉब्लम होता है, आप मतलब पूछ सकते हैं चैटिंग के थ्रू, ठीक है। तो अभी तक के लिए मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, आगे फिर आपका नेक्स्ट क्लास में मैं 26 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।